डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे है और 10 तारीख हो गई है। अक्टूबर की 10 तारीख है और इंशाल्लाह 13 तारीख से आप लोगों को टोटल फिजिकल क्लासेस ऑलरेडी 2 सेक्शंस के तो हो रहे थे, आपको भी फिजिकली आना होगा, तो आप लोग आने की तैयारी कर लें। इस दौरान 2 दिन है, तो अगर आप लोग यहाँ से रहेंगे खान से बाहर हैं, खासकर कुछ लोग होंगे जो इस वक्त बैठे हैं, पता नहीं वो आते ही नहीं है, वो जो है सिंध के इलाके के, तो अब ये फिजिकली आने में भी 1 महीना लगाएंगे। ऐसी सोच तो नहीं है हमारी क्लास। जितने भी यानी फिजिकल भी जब क्लास होती थी, आधे आते थे आधे नहीं आते। तो ये गैर हाजिरी जो है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपका ज़ाती नुकसान भी है, माँ बाप का नुकसान भी है, पूरी कौम का नुकसान है, हमारा नुकसान है कि हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आप आ ही नहीं रहे। तो प्लीज़ आप क्लास में ज़रूर हैं। तो आप ये देख रहे हैं, आप पेज नज़र आ रहा है मेरा, चैप्टर 10 वेपर कंप्रेशन जी साइकिल। सर। यस सर। यस सर, नजर आ रहा है। अच्छा, ये वो प्रॉब्लम्स हैं और उनका सोल्यूशन है जो चैप्टर 10 के एंड में दिए गए हैं। एक प्रॉब्लम जो ऑलरेडी सॉल्व है, पेज 99 ऑफ द टेक्स्ट बुक की पीडीएफ कॉपी भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है गूगल ड्राइव पे। तो उसमें पेज 99 पे एक एग्जांपल था, वो मैंने ऑनलाइन वो लेक्चर, पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर ली है। उसमें एक चीज़ जो ऐड की थी मैंने अपनी तरफ से कि हाउ टू यूज टेबल्स, उसकी ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ा दिया था। तो थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनेमिक्स जिसने रिवाइज नहीं किया पहले 4 चैप्टर, वो जो है ना, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर जो कुछ भूल गए उसको दोबारा रिवाइज करें। तो ख़ासकर टेबल्स का इस्तेमाल और प्रॉपर्टीज़ वगैरह का फाइंड आउट करना टेबल्स और ग्राफ की मदद से, चार्ट की मदद से। तो अभी हम ये आपको बस ये मैं आपको शेयर कर लूँगा, आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। ये सारे प्रॉब्लम आपने समझ के करने हैं, उनका सोल्यूशन आपके सामने है क्योंकि आप ऑफलाइन है। तो ये चीज़ें आप देख कर समझ करें, जो समझ में नहीं आया बाद में क्लास में पूछ लीजिएगा, या ऑनलाइन का बहुत बहुत तरीके हैं। आप ईमेल के जरिए क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। आप ये या इसी जूम का जो चैट है उसमें पूछ सकते हैं। अभी जूम में आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। रेज हैंड का एक फंक्शन है जूम का, रेज हैंड का बटन दबाएंगे तो आपको मुझे मैसेज मिलेगा कि कोई स्टूडेंट आपसे बात करना चाहता है। तो वो जो है ना, मैं आपको उसको ओके करूँगा तो वो मेरी उससे बात हो जाएगी। इसके अलावा किसी को मुझसे बात करनी है लेक्चर के दौरान तो वो डायरेक्ट माइक ऑन करके भी परमिशन लेके कर। बेहतर है कि हैंड ऑन किया जाए ताकि लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें 7 प्रॉब्लम्स है कुल, और ये मैं सिलेक्टेड 1-2 प्रॉब्लम करूँगा। एक तो मैंने 10.1 की है, वो टिपिकल एग्जांपल है, उस तरह के ये सारे सवाल है। ये एक चीज़ नहीं है जो आपको दिखा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का इसमें एक इस्तेमाल है एक फार्मूले का, उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दूंगा, दिलाऊंगा इस प्रॉब्लम में। ये वाला, ये जो डायग्राम है आप देख लें, इसमें ख़ास बात यह है कि ये आप इसमें ये नहीं दिया हुआ कि सक्शन लाइन की पोजीशन क्या है। यानी सक्शन लाइन पॉइंट 1 है, कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट 1 है, डिस्चार्ज सैचुरेटेड वेपर है। प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि कंप्रेसर का डिस्चार्ज सैचुरेटेड वेपर है। डिस्चार्ज यानी आउटलेट, इनलेट का नहीं बताया कि क्या पोजीशन है। तो जाहिर है जब डिस्चार्ज सैचुरेटेड होगा तो इनलेट वेट रीजन में आएगा। ये जो कर्व है ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। अगर ये 1 पॉइंट इधर होता और होना चाहिए था, लेकिन ये इधर है। ये आप मालूम नहीं कर सकते H1 किसी भी सूरत में जब तक कि आपको X1 मालूम ना हो। X कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को। अगेन दिस इज थर्मोडायनेमिक्स 1। तो इसमें यही एक ट्रिक है कि हाउ टू फाइंड H1। तो ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये H1 इज इक्वल टू HF प्लस X टाइम्स Hg minus HF. H1 is the enthalpy of point 1 inlet to the compressor, which is unknown. HF is the saturated liquid, enthalpy of saturated liquid at evaporator pressure and temperature. ये प्रॉब्लम में evaporator कंडीशन दी है, टेम्परेचर प्रेशर की, उसकी सैचुरेटेड जो भी रेफ्रिजरेंट है, R22 है, जो भी है, उसकी सैचुरेटेड टेबल्स आप खोलेंगे, उसमें HF मिल जाएगा अगेंस्ट प्रेशर और टेम्परेचर। X जो है वो हमें मालूम नहीं है,
और उसकी एक ट्रिक है मालूम करने की, ये ऊपर है, ठीक है। अब ये जो है एच जी जो है सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी है एट इवेपोरेटर कंडीशन, और एच एफ सैचुरेटेड लिक्विड। तो एच एफ, एच जी और एक्स मालूम हो, यू कैन फाइंड आउट एच वन। एक्स मालूम करने की ट्रिक ये है कि आप इधर आ जाइए, जब आपको स्टेट टू मालूम है, ये सैचुरेटेड वेपर है, तो इसकी आपने एंट्रोपी भी मालूम कर ले। तो इस सैचुरेटेड प्रॉपर्टी टेबल से रेफ्रिजरेंट की H2 मालूम हो जाएगी, उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों H2 और S2 मालूम कर लेंगे। तो ये S2 उसने मालूम कर लिया, S2 इज इक्वल टू 5.2624, 5.2624, और H2 1486 किलो जूल्स पर केजी। ये कहाँ से लिया है? एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि कंडेंसिंग टेम्परेचर प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और टेबल A3 है जो रेफ्रिजरेंट 22 का टेबल है सैचुरेटेड वेपर का, वहां से ये दो चीजें मालूम कर ली। अब S1 आपको मालूम हो गया, वो कैसे? S2 मालूम है तो S1 इज इक्वल टू S2। S1 नहीं मालूम, यानी एंथैल्पी नहीं मालूम, लेकिन एंट्रोपी मालूम हो गई है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है 1-2। ये जो है ना, ये एंट्रोपी है और ये T है, तो एंट्रोपी S1 इज इक्वल टू S2। तो इसलिए आपने जब S2 टेबल से मालूम हो गया तो दैट इज इक्वल टू S1। तो इसको इस फार्मूले में आप रखेंगे, X इज इक्वल टू, वो एक्चुअली S1 माइनस S है, ये इसी तरह का फार्मूला है। इसकी जगह अगर S कर दें तो S1 इज इक्वल टू SF प्लस X टाइम्स SG माइनस SF। इसको आप X को एक तरफ ले लें, बाकी इस तरफ कर लें, तो यहाँ हो जाएगा S1 माइनस SF डिवाइड बाई SG माइनस SF। तो जिस तरह ये H का फार्मूला है, इसी तरह S का भी ये वाला फार्मूला है, उसको इस शेप में लिख दिया गया है X की शक्ल में। X को बाहर निकाल दिया गया लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमें X मालूम करना है। S1 इज इक्वल टू S2, S2 ये है, हमने ऊपर से मालूम कर लिया। तो नाउ यू नो X यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं मालूम थी, एंथैल्पी नहीं मालूम थी, ड्राइनेस फ्रैक्शन आपने एंट्रोपी की मदद से मालूम कर ली, और एंट्रोपी उसके, और अब X भी मालूम है, तो इस फार्मूले की मदद से HF टेबल में मिल जाएगा, HG टेबल में मिल जाएगा, X आपने ऊपर मालूम कर लिया। नाउ H1 इज इक्वल टू, ये आपके नीचे प्रॉपर्टीज सारी डाल दी आपने, और दिस इज इक्वल टू 1-2। तो इस तरीके से आपने H1 मालूम किया, H2 आपको टेबल से मिल गया, H3 टेबल से मिल गया, H3 इज इक्वल टू H4। H1, H2, H3, H4 चारों एंथैल्पियां मालूम हो गई। नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक 7वां प्रॉब्लम है, बाकी सारे सिमिलर हैं, आप उसको रिवाइज करना है, खुद समझ के करना है। ये एक प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है दो मशीनें, यानी एक वेपर कंप्रेशन साइकिल ये नीचे, एक दूसरा ऊपर है, और इसका मकसद ये कि कंडेंसर को वाटर कूलिंग के जरिए ठंडा करना है, एयर कूलिंग नहीं है। तो बास फ्रीजर ऐसे होते हैं वॉक इन कूलर टाइप, जहाँ सुपर स्टोर में इसके अंदर आप अंदर जाके, इतना कमरा होता है, कमरे के बराबर कूलर होता है, फ्रिज होता है, उसके अंदर गोश्त वगैरह और इस तरह की चीज़ें स्टोर करते हैं, मछली गोश्त। तो उसके अंदर वॉक करके कस्टमर भी जा सकता है, पूरा कमरा होता है, तो उसको वॉक इन कूलर कहते हैं। वॉक इन कूलर है जिस, वो कमरा, वो कूलर जिसके अंदर आप वॉक कर सकते हैं। तो उसकी मशीन जो है वो कहीं अंदर ही रखी होती है सुपर स्टोर में, तो वहाँ पर एयर कूलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि एयर कूलिंग होगी तो वो कमरा, वो जगह गर्म हो जाएगी, तो गर्म हवा खारिज करेगा। तो उसके बजाय आप पानी के जरिए उसको, कंडेंसर को ठंडा करते हैं। तो कंडेंसर एयर कूल्ड नहीं होता, वाटर कूलर हो, एक अलग टाइप का कंडेंसर है जिसमें वाटर सर्कुलेट करता है। तो ये वाटर को भी एक और फ्रिज के जरिए, एक और फ्रिज की मशीन के जरिए ठंडा किया जा रहा है, और वाटर को कूलिंग टावर में भी ठंडा किया जा रहा है। कूलिंग टावर से वाटर होके इधर इधर इंटर होगा इस मशीन के वेपरेटर में, वहाँ मजीद ठंडा होगा बाई वेपर कंप्रेशन साइकिल जो ऊपर है। तो एक और मशीन इसकी फ्रीजर या फ्रिज की मशीन को एक और मशीन और कूलिंग टावर पानी ठंडा करके दे रहे हैं, ताकि उसका कंडेंसर की हीट ले सकें। तो ये वो तरीका है जो इंडोर टाइप के कूलर्स वगैरह में, जहाँ फ्रिज की मशीन अंदर ही लगी होती है, बाहर आउटडोर गर्म हवा से उसको ठंडा नहीं कर सकते।
तो वो फिर उसके लिए आपको कूलिंग अरेंजमेंट पानी से करना पड़ता है, वाटर कूल कंडेंसर लगाना पड़ता है। बस इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपका फ़र्क ये है, नई चीज़ ये आपके लिए कि COP, पूरी मशीन का COP, कंबाइंड COP निकालना होगा। तो और वो है COP मशीन 1 अलग से निकालेंगे, COP ऑफ मशीन 2 अलग से निकालेंगे, अलग अलग साइकिल के तौर पे ट्रीट करेंगे। और ये कंबाइंड COP निकालने का तरीका ये है कि कूलिंग, यानी कि एक मशीन की कूलिंग प्लस दूसरी मशीन की कूलिंग, ये है H1 - H4 और HA - HD, ये इसके 1, 2, 3, 4 नंबर है, और ऊपर वाले साइकिल के ABCD नंबर। तो HA - HD जो है इसका कूलिंग है, इसको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहते हैं पर केजी कूलिंग, और H1 - H4 यानी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दूसरी मशीन का है। तो ये एक मशीन का कूलिंग मल्टीप्लाइड बाय मास फ्लो रेट ऑफ दैट मशीन, W1 इज मास फ्लो रेट, वर्क नहीं है, ये मास फ्लो रेट, और ये WA मास फ्लो रेट दूसरी मशीन का मल्टीप्लाइड बाय रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ये ऊपर जो है ये दोनों, एक मशीन का कूलिंग टोटल कूलिंग प्लस दूसरी मशीन की टोटल कूलिंग डिवाइडेड बाय एक मशीन का वर्क डन, दूसरी मशीन का वर्क डन। अब यहाँ उसने वर्क डन को इस तरीके से निकाला है कि कूलिंग डिवाइड बाय COP, क्योंकि COP की डेफिनेशन ये है कि कूलिंग डिवाइड बाय वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू कूलिंग डिवाइड बाय COP। तो इस तरीके से आपने ये वर्क डन निकाला, वर्क डन एक मशीन का, वर्क डन दूसरी मशीन का, COP1 COP2 ऊपर ये निकाल दिए गए। तो दिस इज कूलिंग डिवाइड बाय वर्क डन। यहाँ वर्क डन इसलिए लिखा कि यहाँ ऑलरेडी यूज हो गया COP में, तो आप COP को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जब कूलिंग डिवाइड बाय वर्क डन किया। सो इस फार्मूले से, ये जो है ना, ये फार्मूला COP का है, लेकिन अगर आपको ये नीचे वाला मालूम करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा, COP नीचे आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो बस ये था इस प्रॉब्लम के बारे में। एक 7वां प्रॉब्लम है ये चीज। अब आप देख रहे हैं कि स्टेट 1 सुपर हीटेड रीजन में, यानी कि ये वो प्रॉब्लम है जिसमें यानी कि हीट एक्सचेंजर यूज होता है मशीन के अंदर। हीट यानी हॉट लिक्विड को की हीट को हम सक्शन लाइन के कूलिंग वेपर को हीट करते हैं, तो उसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। तो ये जो पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये 6 से 1 है, 6 जो है सैचुरेटेड वेपर है, लेकिन वेपर में चूंकि ये वेपर निकल के हीट एक्सचेंजर में ये जो है 3 पॉइंट है सैचुरेटेड लिक्विड, वो गर्म है, उसको इस 0.6 की वेपर के साथ हीट एक्सचेंज करते हैं, तो लिक्विड जो है 3 से ठंडा होकर 4 पे आ जाता है, ये सब कूल हो जाती है। सैचुरेटेड लिक्विड है 3 और 4 जो है सैचुरेटेड लिक्विड है 3 और 4 जो है सब कूल लिक्विड है। और यहाँ 6 सैचुरेटेड वेपर है, तो हीट एक्सचेंजर के साथ हीट अप होके यानी 0.3 की हीट लेकर वो 0.1 पे आ जाता है, तो ये सुपर हीट में आ जाता है। अब बाकी काम ये कि ये आइसेंट्रोपिकली 0.2 पे जाएगा, सुपर हीट में आ जाएगा। तो H2 आप मालूम कर लेंगे चार्ट से, pH डायग्राम से। H1 आप मालूम करेंगे हीट बैलेंस, क्योंकि ये जो हीट खारिज हुई H3 - H4 दैट इज इक्वल टू H1 - H6। ये हीट एक्सचेंजर ने गर्म फ्लूइड ने जितनी हीट दी, ठंडे फ्लूइड ने उतनी हीट ले ली, तो H3 - H4 इज इक्वल टू H1 - H6। बस ये चीज़ इसमें नहीं है, तो उसकी मदद से आपको ये पॉइंट H1 मालूम करना है, और ये H1 और S1 वगैरह ये आगे टेबल इसका A6 है, डिपेंड करता है रेफ्रिजरेटर, उस लिहाज से आपकी बुक का टेबल A6 है। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आपने देखा कि ये आपको वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं जो आपके लिए नई है, ये पूरा चार्ट। और इसमें मेन चीज़ जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स का वो फार्मूले जो है ना, जो 2 फार्मूला का जिक्र है, ये वाला H इज इक्वल टू HF प्लस X टाइम Hg माइनस HA, ताकि सुपर ये सैचुरेटेड लेवल पे आप उसकी एंथैल्पी मालूम कर सकें। जो 2 फेज रीजन में एंथैल्पी मालूम करने का ये 0.1 कोई तरीका नहीं है सिवाय उस फार्मूले का यूज़ करने के कि S2 इज इक्वल टू S1, और X मालूम करके आप उसको फिर उसी फार्मूले से आप H मालूम करें। तो
तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर ली है रिलेटेड टू वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बाद हम आपको बताते हैं कि हमने आपको और क्या पढ़ा है जिसके प्रॉब्लम आपकी थर्मोडायनेमिक्स में की बुक में आपको मिल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की बुक में मैं अभी तलाश करके बताता हूँ कि हेलो, कुछ सवाल है तो करें इस दौरान स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? कैन यू हेयर मी? यस यस सर। सर। हाँ, कुछ सवाल करें। मैं वो जो है ना थर्मो की बुक ढूंढ रहा हूँ पुराने फोल्डर में। सवाल करें। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ सवाल क्यों नहीं कर रहे? सवाल सवाल नहीं करने चाहते आप? नो सर। क्यों सर? सर ये आपने सेंड नहीं किया चैप्टर 10। क्या सेंड नहीं किया? 10 के सर लेक्चर चैप्टर 10। वीडियोस वीडियोस लेक्चर बुक नहीं मिली आप? सर बुक में चैप्टर 10 नहीं है। वाह, ये बात, चैप्टर 10 नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आप सर दोबारा मैंने देख। चेक किया है लेकिन मैं दोबारा देख लेता हूँ। यार बुक पूरी बुक है, उसमें चैप्टर 10 नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। सर मैं देखता हूँ दोबारा, मैं आपको दोबारा कंफर्म पेज करके 100 खोलें, बता। पेज 100, पेज 99 मैंने कल आपको पेज उसका दिखाया था, पेज 99 का प्रॉब्लम कराया था पिछले लेक्चर में। पेज 100 खोलें उसको। चैप्टर 10 है, पेज 100 पे, पेज 99 पे प्रॉब्लम है 10.1 सॉल्व एग्जांपल है, वो मैंने कराई थी आप। हाँ जी, मैंने नए कंप्यूटर में पता नहीं कहाँ डाल दी चीजें, मुश्किल है ढूंढना उसका। वो किसी दूसरी ड्राइव में है शायद। नहीं सर ये और बुक है जो आपने सेंड की है। क्या है बुक का, क्या टाइटल है, आपको क्या मिल गया भाई? जी सर मैं आपको बताता हूँ। सर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भाई सेकंड एडिशन है। हाँ, तो और से WF स्टॉकर। तो आप कौन सी बुक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यही तो बुक है। सर इसके 100 पेज पे 5th चैप्टर आ रहा है। कौन सा 100? पीडीएफ का पेज नहीं, बुक का पेज है यार। जी सर बुक के पेज पे मैं। और यार मैंने, मेरी वीडियो देख ले भाई, क्यों वक्त जाया कर रहा? आप कह रहे हैं बुक की दूसरी है, ये क्या? आप कौन सी बुक तवक्को कर रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको पता है? कौन बोल रहा है भाई? जल्दी करो, जल्दी करो। जी सर पता है सर। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपको पता है कौन सी बुक पढ़ रहे हो? जी सर। सब्जेक्ट का नाम क्या है? HVAC। HVAC। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि दूसरी बुक HVAC नहीं है? नहीं सर रेफ्रिजरेशन। वो कई हाँ, दफा एडिशन या राइटर कोई और होता है ना, इसलिए मैं कहा था। तो आपको मैंने कौन सा एडिशन और यार आपने ये बुक कहाँ से ली है जो आपको मिली है? कहाँ से सर लिए? आपने ही सेंड की है। मैंने दी है ना। तो जब मैं आपका जी टीचर हूँ और मैं आपको भेज रहा हूँ तो मैं पागल हूँ जो आपको गलत बुक भेजूंगा? हो सकता है गलती से कोई चली गई हो, लेकिन आप सही बुक का नाम लिया, जो मैंने भेजी है वही है। जी सर ठीक है, बस मैं कंफर्म कर रहा था कि बस जो हो टीचर जाता कहता है वही जरूरी। आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है? जी सर। हाँ।
ये क्या है? ये अभी देख रहे हैं मेरी बुक में, आपको शेयर करता हूँ। जी सर यही है। क्या आपको नजर आ रही है? जी सर। कैसे नजर आ रही है? मैंने शेयर तो किया नहीं। सर नजर आ रही है। सर आपकी स्क्रीन शेयर है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है तो मतलब जो भी स्क्रीन पे होगा वो नजर आएगा। तो हमें तो जी अलग सर। से, वो पहले जो था उसमें सॉफ्टवेयर, उसमें तो अलग से बुक को हर पेज को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता। जी। अच्छा, अब ये जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, यही मैंने आपको भेजी है। और इसमें आपको चैप्टर 10 नजर नहीं आ रहा। आप ये इंडेक्स में देख रहे हैं, ये वाली। जी सर। इसका इंडेक्स कंप्लीट नहीं है। आप देख रहे हैं 5, 6, 7, ये 7 के बाद इंडेक्स खत्म हो जाता है, चैप्टर 1 शुरू हो जाता है। समझ गए आप? जी सर। तो अब ये जो है, ये इसका जो पेज नंबर है ऊपर, ये ऊपर पीडीएफ के डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर अगर 100 है, 100 में 50 और डाल दो तो 150 कर दो। वैसे अंदाजन में कर रहा हूँ एग्जैक्ट। तो अब ये देख रहे हैं जी। आपके पास ये कौन सा, ये 8वां चैप्टर खुल गया। ये देख रहे हैं 8वां चैप्टर खुल गया। पीडीएफ का 150 मैंने किया। अब 200 करके देखो। ये पीडीएफ, ये ऊपर देख रहे हैं, ये पेज नंबर पीडीएफ के, ये पेज नंबर आउट ऑफ 450 तो 440, टोटल 440 पेजेस है। और 200 में करके देख रहा हूँ। ये आपके सामने ये 10वां चैप्टर आ गया। जी सर आ गया, आ गया। ये प्रॉब्लम्स है 10.6 वगैरह जो मैं भी आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको ये प्रॉब्लम कराए, ये प्रॉब्लम दिखाए, उनका सोल्यूशन दिखाया मैंने। ये प्रॉब्लम आपको करने हैं और उनका सोल्यूशन मैंने आपको दिखाया। ये 7 प्रॉब्लम्स हैं। अब देखें बुक का पेज क्या है। बुक का पेज 204 है। बुक का पेज क्या है? 204। 204। और पीडीएफ का पेज नंबर है 200। पीडीएफ का पेज नंबर है 200। तो 204 और 200 तो जी एंटर। सर। हाँ, तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि 100, पेज नंबर 100 निकालो, तो इसका मतलब ये तकरीबन पेज नंबर 100 यानी कि 4 आगे है, तो पेज नंबर 96 होना चाहिए अंदाजा। तो ये देखो, ये 96, पेज नंबर 96 पे तो पेज नंबर कुछ और ही 98 आ गया। तो लिहाजा इसलिए तो ये चैप्टर 5 आ गया, तो ये सही नहीं है। तो वो जो 200 था सर वो बुक सही था। मिसिंग है थोड़ी, इसकी लिस्टिंग भाई ऊपर आपको नीचे जो है मैं थोड़ी। पढ़ा रहा हूँ वो मौजूद है, ठीक है? जी सर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा मौजूद है। जो मिसिंग है उसको जी। ढूंढो मत। जो मिसिंग है उसको ढूंढो मत, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं रहा। ओके सर। और ये पीडीएफ है, हर चीज मुफ्त भी चाहते हैं, उसमें नखरे भी, कीड़े भी निकालते हैं। तो पैसे खर्च करो, ओरिजिनल बुक खरीद लो, 70 रुपए की मिलती है लाहौर में, उर्दू बाजार में। बुक खरीदना नहीं चाहते ओके। तो लाइब्रेरी आ जाओ, लाइब्रेरी से इश्यू कर लो, हार्ड कॉपी पढ़ो। जो ओके पेज मिस, सर। उसका तरीका है। थर्मोडायनामिक्स की बुक में भी बहुत से पेजेस मिसिंग थे, और मैंने फोटो स्टेट करके डिस्ट्रीब्यूट किए थे स्टूडेंट्स में। तो एक चीज फ्री में आपको इंटरनेट से मिली है, पायरेटेड है, किसी ने फोटो करते हो तो आपको एहसान कर दिया, अच्छा किया है। लेकिन 2-4 पेज अगर मिसिंग है तो आप थोड़ी मेहनत करें और वो लाइब्रेरी से किताब निकाल के उसकी हार्ड कॉपी फोटो करें, और उस फोटो को आप जाके अपने डाल दें अपने उसमें पीडीएफ में। तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये आप इंजीनियर हैं, और इंजीनियर का काम प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। आप अपने घर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आप अपनी बुक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो दूसरों के मसाइल क्या सॉल्व करेंगे? आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं आपको। और ये चैप्टर आपका चैप्टर यानी वो था रिलेटेड टू, ये था रिलेटेड टू पेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो मैं आपको थर्मोडायनामिक्स की बुक में से वो चीजें निकाल कर, बल्कि वो प्रॉब्लम निकाल कर मैं आपको भेज दूंगा। वो आपने सॉल्व करने हैं, और वो इस तरह सॉल्व करने हैं कि वो बुक के अंदर ही सॉल्व होंगे, या आपको बुक के फार्मूले यूज करके वो यूज करने पड़ेंगे, वो सॉल्व करने होंगे। क्योंकि उसमें एक टॉपिक ऐसा है इसका, गैस टर्बाइन साइकिल मसलन, उसके प्रॉब्लम आपको इस बुक में नहीं मिलेंगे। वो जिस बुक में मिलेंगे वो मैं आपको कॉपी करके भेज दूँगा, ठीक है? तो गैस टर्बाइन का इस पिछले इम्तिहान में प्रॉब्लम आ गया था। इस साल जो 2017 का जो बैच है उसका इम्तिहान हुआ था, और उसमें प्रॉब्लम आया था, और वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। थर्मोडायनेमिक्स की 2 बुक्स हैं, सेंजर एंड बोल्स, जो यूईटी फॉलो करती है, और दूसरी बुक है ईस्टअप एंड मैकॉन की। तो मैंने आपको ईस्टअप एंड मैकॉन की और सेंजर एंड बोल्स दोनों में से पढ़ाया, उन दोनों की कापियाँ आपको दी हैं। आपने अगर थर्मो 1 और 2 मुझसे पढ़ा है
तो मैंने दी है। किसने पढ़ाया आपको थर्मो 1 थर्मो 2? सर इमरान शबीर ने। थर्मो 2 उसने पढ़ा होगा, थर्मो 1 दोनों? आपने पढ़ाया? दोनों? थर्मो 1 आपने पढ़ाया था? हाँ थर्मो 1, हाँ तो उसमें मैंने किताब शेयर की आपके साथ, सज्जन बोल शायद न कि ईस्टर्न मिकॉन की, और थर्मो 2 में सज्जन सर बोल जी वो की। पढ़ी हैं बुक्स। हाँ बस उनमें जो है ना गैस टर्बाइन की प्रॉब्लम आपको तलाश करने होंगे। अगर आप इतने सुस्त हैं, कायल हैं, मुझे 100% यकीन है कि आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जब आपको ये ऐसा इस बुक में से चैप्टर 10 नहीं मिल रहा तो वो भी कभी नहीं मिलेगा। नहीं सर मिल जाएंगे सर। अच्छा। सर वो बुक ठीक है, वो पूरी हाँ है बुक। नहीं, बुक पूरी नहीं है वो, थर्मो 2 में बिल्कुल कुछ मिसिंग है। जो मैंने चैप्टर पाए थे थर्मो 2 में से बहुत से पेज मिसिंग है। बहरहाल इसमें से मुझे अभी तक कोई ऐसा पेज नजर नहीं आया जो मिसिंग है। हो सकता है कहीं मिसिंग हो, लेकिन मैंने जो चैप्टर पढ़ाया उसमें कोई मिसिंग नहीं था, और मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ ये इस बुक में। ये बुक बेहतरीन है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, और इसका आथर अभी तक जिंदा है। वो तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गया होगा, या 100 साल के करीब। हो सकता है पिछले कोरोना के दौरान मर गया हो, मुझे नहीं पता। ये अर्बेना शैम्पेन एक जगह है, यूनिवर्सिटी है, इलिनोआ यूनिवर्सिटी, अर्बेना शैम्पेन अमेरिका में। वहाँ का प्रोफेसर एमेरिटस है, इतना हयात प्रोफेसर है, और वो इस हालत में भी वो जाता है वहाँ बैठता है। और इसने जो किताब लिखी थी, ये जो है ना, ये समझ लें कि ये इस सब्जेक्ट का बानी है। यूनिवर्सिटियों में इस सब्जेक्ट का बानी ये स्टोकर है। जोन्स उसका शागिर्द है। जो उसने काम ये किया कि स्टोकर की किताब को खाली यूनिट चेंज की, एसआई सिस्टम में उसको दोबारा लिखा है। अदरवाइज जोन्स आथर नहीं है, पर उसने आथर इसलिए शामिल है कि उसने इतनी मेहनत की है कि तमाम प्रॉब्लम्स को उसने दोबारा रिवाइज किया, तमाम फार्मूले रिवाइज किए, और उनको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया, जो बहुत बड़ा काम है। लेकिन असल टेक्स्ट और किताब वही है जो स्टोकर ने लिखी थी 1950s में, 60s में उसने पीएचडी किया था, और उस वक्त से इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। बड़े उसने और भी बहुत सी किताबें 3-4 लिखी हैं। वो कम लिखता है, लेकिन वो जो कुछ उसने लिखा है वो एक क्लासिकल चीज़। इस तरह मिर्ज़ा गालिब ने एक ही चंद सफ़ों का एक वो दीवान लिखा है, लेकिन उसको दुनिया सबसे बड़ा उर्दू का शायर मानती है। अच्छा, और उसको 200 साल हो गए मिर्ज़ा गालिब। अब उसकी तरह शायरी आज तक कोई नहीं कर सकता। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है। बाकी चीज़ें हम आपको बाद में भेज देंगे। ठीक है जी। ओके सर। तो इसके साथ ही हम मीटिंग एंड करते हैं।